welcome to the ANTS solution series. My name is Dhairya Saraswat and today we are going to discuss the solutions for PT3. So without further ado, let's start with the questions. So first question we have is, the gravitational field in a region is given by G vector is equals to 2i cap plus 3j cap Newton per kg. The work done in moving a particle of mass 1 kg from the coordinates this to this along the straight line 3y plus 2x equal to 5. तो बेसिकली आपको एक पाथ दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर आपको वर्क डन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण पहले तो हम फोर्स लिखेंगे. फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हो जाएगा m इंटू जी वैक्टर. फोर्स वेक्टर की अगर बात करें, मास यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1 kg का ही है, तो बेसिकली जी वेक्टर ही आपका फोर्स वेक्टर भी बन गया. तो 2i कैप प्लस 3j कैप इज योर फोर्स वेक्टर ऑल्सो. नाउ आपको पार्टिकल का पाथ दिया गया है अलोंग द स्ट्रेट लाइन 3y प्लस 2x इक्वल टू 5. तो अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 5. अब देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप बन रही है माइनस 2/3 और ये जो आपको वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कुछ ऐसा वेक्टर रहा होगा 2i कैप प्लस 3j कैप. इसकी अगर आप स्लोप देखेंगे तो दिस tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी 3/2. अगर आप ये देखें तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. m1 इंटू m2 -1 के बराबर आ रहा है. m1 इंटू -1 के बराबर अगर होता है तो आपका फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो 0 आएगा इस स्पेसिफिक केस के लिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ऐसा ही कुछ दिखे, तो इसका जनरल तरीका भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे निकालना है. जनरल तरीका है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है लेकिन पाथ के अलोंग जा रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेशन f dx करते हुए निकालेंगे. f डॉट ds. फोर्स वेक्टर हमारे पास आ चुका है. ds वेक्टर, इस केस में हम जनरली ds वेक्टर को ऐसे लिखते हैं कि dx i कैप प्लस dy j कैप. dx i कैप प्लस dy j कैप को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो आएगा आपके पास में इंटीग्रेशन 2 टाइम्स dx, तो 2dx प्लस इंटीग्रेशन 3dy. x की लिमिट अगर आप देखेंगे तो जा रही है 1 से लेकर कोऑर्डिनेट 2 तक, 1 से कोऑर्डिनेट 2, और y की लिमिट यहाँ पे जा रही होगी 1/3 से 1 तक. इस पूरे को आप अगर इंटीग्रेट करके फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको वर्क डन फिर से 0 मिलेगा. तो आप इसको थोड़ा क्विकली भी कैलकुलेट कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का पाथ वगैरह क्या दिया गया है. यहाँ पर एक और अच्छी बात ये थी कि ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट थी. अगर ये फोर्स वेरिएबल होती तब फिर हमें ये फंक्शन जो बना होता इसका इंटीग्रेशन कुछ डिफरेंट टाइप का बनता. यही जनरल अप्रोच आप तब भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये फोर्स कंजर्वेटिव थी तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी. स्ट्रेट लाइन कुछ भी होती तो भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता. चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टनल इज डग अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अर्थ. A ball is released from the center of the earth into the tunnel. The velocity of ball when it is at a distance of r/2 from the center of the earth. तो ये मान लीजिए आपको अर्थ दी गई है. अर्थ के अंदर एक टनल डग करी गई सेंटर तक के लिए. इसके टॉप से यहाँ से किसी एक m मास के पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है. जब ये r/2 तक पहुँच जाएगा तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, वेलोसिटी क्या रही होगी, ये आपको बताना है. तो अगर यहाँ से इसे ड्रॉप किया है और यहाँ तक ये गिरता हुआ गया है तो कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रही है और कोई फोर्स उसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है. इसका मतलब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना आता है, उससे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं. तो टॉप वाले पोजीशन पर क्योंकि यहीं से पार्टिकल को रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी तो रही होगी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर आती है -gm मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. एंड दिस शुड बी इक्वल टू, जब ये पार्टिकल r/2 तक आ गया, r/2 तक आने में इसके पास में कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल. अब क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है. दैट कम्स आउट टू बी -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस x². इसको यूज करते हुए अगर आप पोटेंशियल लिखें तो ये आएगा माइनस ऑफ g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल. ये मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल इंटू मास ऑफ बॉडी, ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, अपॉन 2r³
अंदर आएगा 3 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर बाय 2 का स्क्वायर। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको स्पीड का एक्सप्रेशन मिलेगा या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन 4 टाइम्स आर, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल एम। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, शेल दिया गया है तो जो भी फॉर्मूला लगेगा वो शेल का लगेगा, अब सॉलिड स्फीयर का नहीं लगेगा। एंड रेडियस आर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ आर। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इज, यानी कि आपको एक शेल दिया गया है और इस शेल से आर डिस्टेंस दूर पर एक रॉड दी गई है विच इज यूनिफॉर्म इन मास। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के लिए आप दोनों में से कोई सा भी अप्रोच लगा सकते हैं। इसके कारण आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पर अगर आपने लिखी तो उसके हिसाब से आप हर छोटे छोटे dx लेंथ पर फोर्स निकाल सकते हैं। हर dx लेंथ पर फोर्स अलग अलग इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि हर जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इस शेल के कारण कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही होगी। इसका आप उल्टा प्रोसीजर भी कर सकते हैं, आपको इसके कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता है, इसके कारण एक पॉइंट मास पे, क्योंकि शेल को आप एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं जो सेंटर पर रखा है, उसके कारण इस पर फोर्स निकाल सकते हैं, तो भी फॉर्मूला सेम ही आएगा। वट एवर बी द अप्रोच, वो आपकी इच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं फर्स्ट सिनेरियो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए एक एम मास और आर रेडियस का शेल है, इसको मैं पूरा का पूरा सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड मान लूंगा क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पर बात की जा रही है। बाहर वाले पॉइंट पर यहाँ से सेंटर से कुछ x डिस्टेंस दूर मैंने एक dx स्ट्रिप काटी। x डिस्टेंस दूर, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर लिखी जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी gm अपॉन x स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस जितना होता है। तो ये तो आई ग्रेविटेशनल फील्ड। मुझे चाहिए इस पे फोर्स, इस पे फोर्स आएगी इसका मास। dx का मास लिखना यहाँ पर फेयरली इजी है क्योंकि ये m मास और r रेडियस की लेंथ है, तो लेमडा इंटू डी एक्स विल बी योर मास। लेमडा यहाँ पर बन के आएगा m बाय आर, तो मास बन जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स या m बाय आर इंटू डी एक्स। तो आपके पास फोर्स बन के आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू मास m बाय आर इंटू डी एक्स। इस पूरे को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आपकी जाएगी x इक्वल टू, इसमें लिमिट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस r है और इसकी लेंथ भी r दी गई है, तो x वेरी करना चाहिए 2r से 3r तक। तो 2r से 3r तक ये वेरी करेगा। जी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, r कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स अगर आप लिमिट पुट करेंगे 2r से 3r तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3r माइनस माइनस 1 अपॉन 2r विच इज़ बेसिकली जी एम स्क्वायर बाय 6r। एक r बाहर भी था तो 6r स्क्वायर, ये आपका फोर्स बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखेंगे जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन 6r स्क्वायर इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 satellites S1 and S2 revolve around a planet in coplanar orbit in the opposite sense. The radii of orbit of S1 and S2 are r and 4r, यानी कि दो सैटेलाइट्स आपको दी गई हैं, एक का रेडियस है r, दूसरे का रेडियस है 4r. If time period of satellite S1 is t0, then time interval after which satellites are nearest to each other is. यानी कि मान लीजिए दोनों पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुए, कोप्लेनर ऑर्बिट में घूम रहे हैं लेकिन ऑपोजिट सेंस में घूम रहे हैं। इसका मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप देखें इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो आप केपलर्स लॉ से ये बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है तो T1 अपॉन T2 का रेशो, T1 अपॉन T2 का रेशो मैं लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 टू द पावर 3/2। T1 के लिए हमें पहले बता दिया गया है, S1 जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड है T0, तो यहाँ से मैं T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। R1 हमें दिया गया है R, ये है 4R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 4R, 1 अपॉन 4R विल बी 1/8, तो T2 विल कम आउट टू बी 8 टाइम्स T0। T1 आपके पास T0 है, T2 आपके पास में 8 T0 है। टाइम इंटरवल आफ्टर विच सैटेलाइट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। अब नियरेस्ट टू ईच अदर कब आएंगी? देखिए यहाँ से ये इधर मूव करना शुरू करेगा, यहाँ से ये इधर मूव करना शुरू करेगा। वापस ये नियरेस्ट तब आएंगी जब ये कहीं यहाँ पर आ गया होगा, मान लीजिए
और ये घूम के वापस यहाँ तक आ गया होगा। अब इसका एनालिसिस करना आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। उसके बजाय आप क्या कीजिए, किसी भी एक सैटेलाइट को रेस्ट पर मान लीजिए। मैंने मान लिया अगर ये रेस्ट पर है, दिस वन वॉज एट रेस्ट, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो पलट के मैं इस फर्स्ट वाली सैटेलाइट को दे दूंगा। मैंने मान लिया इसकी कुछ वेलोसिटी थी ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी थी ओमेगा 1। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट सेंस में थे और इसको जैसे ही मैं रेस्ट पे मानूंगा तो ओमेगा रिलेटिव बन के आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से अब ये पार्टिकल घूम रहा है और एक चक्कर जैसे ये काट लेगा तो वापस इसके सबसे नजदीक आ जाएगा, यानी सबसे नियरेस्ट आ जाएगा। तो रिलेटिव मोशन में इसे 2 पाई एंगल चलना पड़ेगा, 2 पाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा उसे 2 पाई, कितनी स्पीड से, ओमेगा रिलेटिव स्पीड से। तो ओमेगा रिलेटिव इंटू टी, हमें इसी टाइम को फाइंड आउट करना है। ओमेगा रिलेटिव के लिए हमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 दे रखा है। ओमेगा के लिए भी हमें रिलेशन पता है कि ओमेगा जो निकल के आता है दिस इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने पहले ही रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो टाइम जो निकल के आएगा दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, दिस इज 2 पाई बाय T1, T1 इज T0 प्लस 2 पाई बाय T2 इज 8 T0। 2 पाई सब तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास बन के आएगा 8 और 9, तो 8 T0 अपॉन 9। तो सैटेलाइट वगैरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसे रेडियस वगैरह दे रखा हो, आप रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करें, थोड़ा आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा, थोड़ा इमेजिन करना भी आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R, a spherical cavity of radius r/3 is formed touching the surface of bigger sphere। बिगर स्फीयर के सरफेस को टच कर रही है, तो उसने सेंटर की जानकारी इनडायरेक्टली बताई है कि ये इस जगह पर दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर O ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, बड़े स्फीयर के लिए ये जो सेंटर O आ रहा है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। ये रहा आपका स्फीयर, बिगर स्फीयर, इसमें आपके पास में एक छोटी सी कैविटी है। इसका रेडियस आपको बताया गया है कि ये r/3 है। बड़े स्फीयर का रेडियस मास बताया गया था m और रेडियस r। उस m और r वाले के अंदर इसको हमने डग आउट किया है, तो फाइनल कैविटी का मास कुछ डिफरेंट निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पर निकालनी है तो कैविटी के क्वेश्चन में हम अक्सर यही करते थे कि बड़े स्फीयर के लिए निकाल दें माइनस छोटे स्फीयर के लिए निकाल दें। बड़े स्फीयर के लिए आप सेंटर पर देखेंगे तो सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड, बड़े स्फीयर के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर करना पड़ता है। E1 वेक्टर बड़े स्फीयर के कारण मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा 0। E2 वेक्टर इस छोटे स्फीयर के कारण इस डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, आपको यह निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये डिस्टेंस आपके पास पता है कि r/3 है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आएगा आपके पास में 2r/3, r माइनस r/3 दैट इज 2r/3। इसका मास अगर आप देखेंगे, अगर इसका रेडियस r/3 है, भाई बड़े स्फीयर की वॉल्यूम थी 4/3 पाई r3, उसके लिए मास था m। छोटे स्फीयर की वॉल्यूम आएगी 4/3 पाई r³ अपॉन 27, r³ अपॉन 27, यानी बेसिकली ये मास निकल के आएगा m/27। तो इस छोटे स्फीयर का मास है m/27। इस छोटे स्फीयर का मास अगर m/27 है तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड दैट विल बी g इंटू m अपॉन 27 अपॉन ये डिस्टेंस है 2r/3 का होल स्क्वायर। लेकिन ये आपको माइनस करना है, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड आती इस तरफ अगर ये पूरा मास होता, लेकिन ये नेगेटिव मास का है, नेगेटिव मास का है, तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे माइनस करनी पड़ेगी, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस तरफ। तो दिस इज माइनस आई कैप डायरेक्शन। माइनस आई कैप डायरेक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 से जाएगा 3, तो माइनस GM/12r²। 9 से 3 से 4, माइनस GM/12r², माइनस GM/12r², यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1 कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी विल लाई अपॉन द ज्योमेट्रिक सेंटर। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन पार्शियली ट्रू है। पार्शियली ट्रू इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास जरूर इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करेगा अगर ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का होता, लेकिन ज्योमेट्रिकल सेंटर
पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने के लिए आपकी ग्रेविटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ग्रेविटी के लिए उसने कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है कहीं और पर भी लाइक करे। तो आपको ऐसे सिचुएशंस में बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि ग्रेविटी वगैरह कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर वो ग्रेविटी कांस्टेंट बोल देता तो दैट स्टेटमेंट वुड हैव बीन ट्रू। स्टेटमेंट 1 ही फॉल्स हो गया है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। The location of center of gravity depends upon the distribution of mass as well as variation of g. सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे थे वही है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ग्रेविटी कांस्टेंट दी गई होती तब हम कह सकते थे कि वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। सो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्ट्रिंग इज used to pull a block of mass m vertically up by a distance of h at a constant acceleration of g by 3. The work done by the tension in the string is. तो एक आपको ब्लॉक दिया गया है, उसका मास कुछ m है, इसके ऊपर किसी स्ट्रिंग को लगाकर ऊपर की तरफ टेंशन लगाकर इसे एक्सेलरेट कराया गया है g by 3 से। नीचे फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का mg। तो टेंशन माइनस mg शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज g by 3। तो टेंशन आपके पास निकल के आया 4 mg/3। जिस तरफ टेंशन लग रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हुआ है? हाँ, बिल्कुल उसी तरफ हुआ है। और टेंशन की अगर आप बात करें तो दैट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी योर वर्क डन। तो वर्क डन बाय टेंशन विल बी 4 mg/3 इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ h, दैट विल बी योर वर्क डन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, two bodies of masses m1 and m2 have same kinetic energy. The ratio of their momentum is. The ratio of their momentum. तो हम एक बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी मोमेंटम। तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, या मोमेंटम को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली P1 अपॉन P2 का रेशो जो है, अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम बताई गई है तो M1 अपॉन M2 के इक्वल आएगा, क्योंकि 2 और काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएंगे। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्लॉक ऑफ मास √2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। ऐसा आपको कोई इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, ये 45 डिग्री है और ये एक स्प्रिंग बताई गई है। इस स्प्रिंग के हिसाब से यहाँ पर एक मास दिया गया है, दिस मास इज √2 kg। जब मैक्सिमम कंप्रेशन आता है उस पर हमें कंडीशन बताई गई है कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ चुका है 1 मीटर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की हमें कंडीशन पता है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन आता है तब स्पीड हो जाती है 0, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आना बंद हो चुका है, फोर्स लगातार पीछे की तरफ लग रहा है, तो स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 0। अब ब्लॉक पीछे की तरफ जाना शुरू करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इसमें देखें तो आपको सरफेस दिया गया है स्मूथ है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही होगी और स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रही होगी। इसका मतलब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ब्लॉक को रिलीज किया गया है तो स्पीड मस्ट बी 0, बाद में भी 0 हो गई है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कहीं ना कहीं अज्यूम करना पड़ता है कि कहीं 0 है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन आया है उसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रही होगी mg इंटू एच के बराबर। तो d के टर्म में दिस इज कमिंग आउट टू बी d sin 45 यानी d/√2। तो हाइट में लिख सकता हूं mg h की जगह mg d/√2। दिस शुड बी इक्वल टू 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली तो 0 हो गई, लेकिन स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ चुका है, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू हाफ kx²। वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो मास हमें दे रखा है √2 kg, तो √2 kg से √2 kg कैंसिल हो जाएगा। k दिया गया है 100, x दिया गया है 1, तो 10 इंटू डी दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 100 इंटू 1 का स्क्वायर। 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, d विल कमिंग आउट टू बी 5 मीटर्स। सो d इज 5 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन d इज योर करेक्ट आंसर। अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 6 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक।
हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक ऐसा आपको वुडन ब्लॉक दिया गया है, इस वुडन ब्लॉक में एक बॉडी, मान लीजिए कुछ बुलेट वुलेट दी गई है या कुछ बॉडी दी गई है, इसकी आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है जब वो 6 सेंटीमीटर अंदर जाता है, एम्बेड होता है। 6 सेंटीमीटर जाने पे अगर इसकी स्पीड थी v, तो आधी वेलोसिटी लूज हो जाती है। आधी वेलोसिटी अगर लूज हो जाती है तो ये v/2 हो जाएगा। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी भी दिया गया हो, तो आप उस हिसाब से उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी इसके आगे पार्टिकल और कितना ट्रैवल करेगा ये हमें निकालना है जब तक ये रेस्ट पर ना आ जाए, यानी कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो इसको आप चाहें तो काइनेमैटिक्स लगा के भी कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। पूरे रास्ते लगातार एक रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर पीछे लग रहा होगा। रेजिस्टिव फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो मैं उस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन लिख सकता हूँ, रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे क्वेश्चन में हमें यह अज्यूम करना ही पड़ेगा कि एक एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर हो सकता है रेजिस्टिव फोर्स अलग अलग लगे। ओवरऑल एक एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है विच इज कांस्टेंट। तो रेजिस्टिव फोर्स अगर कांस्टेंट है इनटू जितना ये डिस्प्लेस हुआ, जितना डिस्प्लेस हुआ यानी कि 6 सेंटीमीटर्स, ये तो आपका हुआ वर्क डन। और कोई फोर्स इसके ऊपर वर्क कर नहीं रहा है। और अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखें, फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे, तो दिस वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। तो माइनस FR इंटू 6 मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी हाफ m v²। v यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v²/4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो थी v²। आगे वाली जर्नी के लिए अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक के लिए, तब भी रेजिस्टिव फोर्स उतना ही लग रहा होगा। तो उसके लिए अगर आप वर्क डन लिखेंगे तो माइनस FR इंटू x सेंटीमीटर्स। मैं जानबूझ के सेंटीमीटर लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली सेंटीमीटर कैंसिल ही होना है। तो हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल स्पीड हो चुकी है 0, माइनस इनिशियल यहाँ से यहाँ तक के लिए इनिशियल हो गया v²/4। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करें तो रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव, क्योंकि कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। हाफ m कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 6/x विल कम आउट टू बी इक्वल टू -3v²/4 अपॉन -v²/4। अगेन -v² से -v² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, तो x निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर्स। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी मैकेनिकल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 + x, या अगर आपने यहाँ से x लिया है तो आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाला चाहिए, कितना और आगे चला। तो क्वेश्चन में ये जरूर देख लीजिए कि कितना आगे चला पूछा गया है या स्टार्टिंग से कितना गया है ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Two identical blocks are placed on a surface as shown in the figure. What should be the minimum initial compression in spring such that when system is set free, the lower block jumps off from the surface? What should be the minimum initial compression? Minimum initial compression is the keyword here, और jumps off from the surface is another keyword. नीचे वाला ब्लॉक जंप ऑफ कर गया है और उसके लिए हमें मिनिमम इनिशियल कंप्रेशन बताना है, यानी कम से कम स्प्रिंग को कितना दबाया जाए कि जब ये वापस ऊपर जाकर एक्सपैंड हो तो नीचे वाला ब्लॉक जस्ट उठने वाली कंडीशन में आए। यानी कि इस कंडीशन में जब ये पूरा उठ चुका होगा तब यहाँ पर नॉर्मल क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी जाकर के वो जस्ट उठने वाली कंडीशन में आया होगा। जस्ट नॉर्मल 0 होना चाहिए, उसकी स्पीड 0 रहनी चाहिए इस टाइम पर। अगर स्पीड इसके पास कुछ आ गई तो वो जस्ट उठने वाली कंडीशन नहीं है, मतलब नॉर्मल 0 हुआ तुरंत नॉर्मल वापस आ गया, ऐसी वाली कंडीशन आपको चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास m मास है, मैं इनिशियल कंडीशन बना रहा हूँ कि ये दूसरा m मास है, आपने इसे पहले यहाँ पर कहीं पर रखा था, वहाँ से आपने इसे x नीचे कंप्रेस कर दिया, मैंने मान लिया x1। बाद वाली कंडीशन ये रही होगी कि ये ब्लॉक तो वहीं पर रखा हुआ है और ये जो स्प्रिंग है ये कुछ एक्सटेंड होके ऐसी कंडीशन में आ चुकी है m, यानी अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कुछ x2 डिस्टेंस ऊपर जा चुकी है। अपनी नेचुरल लेंथ से अगर ये x2 डिस्टेंस ऊपर जा चुकी है तो इस स्प्रिंग के अंदर x2 कंप्रेशन x2 एक्सटेंशन आया होगा। x2 अगर एक्सटेंशन आया है तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में kx2 फोर्स लग रहा होगा।
और इस वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। बच्चे बोलेंगे कि सर कांटेक्ट भी है, कांटेक्ट के साथ साथ नॉर्मल भी आना चाहिए, लेकिन ये जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन है, जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल विल बी 0। सो kx2 मस्ट बी इक्वल टू mg। x2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है mg/k। इतना आपको बाद वाली कंडीशन में एक्सटेंशन चाहिए ताकि ये नीचे वाला ब्लॉक उठ जाए। इतनी बात तो समझ में आती है। अब x1 कितना रखें ताकि x2 mg/k के बराबर आए? तो देखिए पहले इसको नीचे कंप्रेस किया गया है, नीचे कंप्रेस किया गया है और यहां से यह उठ के ऊपर जाएगा, x2 तक जाएगा। अगर मैं इसी वाली पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली 0 मान लूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रही और ये उठ के ऊपर जाएगा, ये उठ के ऊपर जाएगा तो x2 वाली कंडीशन तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी होगी mg x1 प्लस x2 और साथ साथ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी आई होगी। सर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? यहाँ तक अगर इसको कंप्रेस करके रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बाद में जस्ट लिफ्टिंग वाली कंडीशन है, इसका मतलब इसके बाद इसको और लिफ्ट नहीं होना है, नॉर्मल जस्ट 0 हुआ है तो x2 से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए। x2 से ज़्यादा एक्सटेंशन कब नहीं, तभी नहीं आ सकता जब यहाँ पर वेलोसिटी वापस 0 हुई होगी, यानी ये ऊपर तक गई, ये वाला बॉडी ऊपर तक गई, x2 वाला एक्सटेंशन जैसे ही आया वहीं पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। अगर उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो ये और ऊपर जाता, और ऊपर जाता तो x2 से ज़्यादा एक्सटेंशन आता, x2 से ज़्यादा एक्सटेंशन आता तो ये ब्लॉक लिफ्ट होने के साथ साथ ऊपर भी मूव होता। हमें वो मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें वो मूवमेंट नहीं चाहिए, तो टॉप पर भी स्पीड 0 होनी चाहिए और जहाँ से आपने रिलीज किया है यहाँ पर भी स्पीड उसकी 0 है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो सीधे सीधे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल हो गई 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि मैंने यहीं पर अज्यूम करी है 0 तो ये 0 हो गई। इस वक्त पर x1 एक्सटेंशन या x1 कंप्रेशन आया है तो हाफ के x1 स्क्वायर, दिस विल बी योर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दिस शुड बी इक्वल टू 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। बाद में उसके पास एक्सटेंशन x2 है, नेचुरल लेंथ से x2 ऊपर जा चुका है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास में mg x1 प्लस x2 के बराबर, mg x1 प्लस x2 के बराबर। x2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x2 की वैल्यू इज mg/k। x2 की वैल्यू अगर आप mg/k इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 कितना आना चाहिए। x1 अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3mg/k। 3mg/k will be the correct answer. Option B is your correct answer. Option B. Question 12. In a chain of 50 bulbs connected in series, one bulb is taken out and remaining 49 bulbs are again connected in series. सीरीज में ही था, बाद में सीरीज में फिर से कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब को हटा दिया गया है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कम हो चुका है। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ है, पोटेंशियल सेम रहा क्योंकि सेम सप्लाई से आपने कनेक्ट किया था, सेम सप्लाई इज कनेक्टेड, तो लाइट गेट्स डिक्रीज। क्या लाइट डिक्रीज होनी चाहिए थी या इंक्रीज होनी चाहिए थी? अब देखिए अगर रेजिस्टेंस कम हुआ है तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, पोटेंशियल रहा सेम, रेजिस्टेंस को आपने कम किया तो करंट पक्की बात है बड़ा होगा। अगर करंट बड़ा है तो सबके थ्रू जो पावर आएगी, सबके थ्रू पावर क्योंकि सीरीज में है तो मैं इसको लिखूंगा I² इंटू R, इंडिविजुअल जो भी है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज ऑलमोस्ट अब वही रहे, करंट सबके थ्रू बढ़ चुका है तो पावर सबके थ्रू बढ़ चुका होगा, पावर सबके थ्रू बढ़ चुका होगा तो लाइट बढ़नी चाहिए, लाइट बढ़नी चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अगेन गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार स्टेटमेंट 2 भी चेक कर लेते हैं। मोर रेजिस्टेंस इन द सर्किट मीन्स लेसर करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका फर्स्ट स्टेटमेंट में उल्टा काम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम किया गया है तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो पावर भी ज़्यादा आएगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13. A disc of radius 4 meter is rotating about its fixed center with a constant angular speed of 2 radians per second in horizontal plane. Horizontal plane में बताया गया है। A block is rotating with the disc without slipping. कोई slipping विपिंग नहीं हो रही है, उसके साथ साथ वो मूव कर रहा है। If coefficient of friction between the
block and the disk is 0.4, then the maximum distance at which the block can rotate without slipping, बिना स्लिप हुए कितना दूरी तक आप उसको रख सकते हैं, ये बताना है। अब इस ब्लॉक का अगर आप FBD बनाएं, इस ब्लॉक का FBD बनाएं तो ये ब्लॉक जो है इस एक्सिस के अबाउट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट बताया गया है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्की बात है टुवर्ड्स सेंटर कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर खुद से नहीं लगता है, कोई दूसरी फोर्स आकर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एकमात्र फोर्स जो ऐसा कर सकती है वो फ्रिक्शन ही कर सकती है, क्योंकि mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें ये सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही अवेलेबल है, और वो भी कैसा फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए आइडियली। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, इसके बराबर आनी चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू mg। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप लिख चुके हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप लिख चुके हैं तो इसको मैं यहीं पर m ओमेगा स्क्वायर r लिख रहा हूँ, m ओमेगा स्क्वायर r। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में रेडियस की वैल्यू निकल के आएगी। इक्वलिटी की अगर बात करें कि रेडियस शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4 इंटू जी आपको दे रखा है 10 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपको बताया गया है 2 रेडियंस पर सेकेंड, तो हो गया 4, तो हो जाएगा 0.1 यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर तक के रेडियस तक आप इसको रख सकते हैं। अगर इससे रेडियस बढ़ाया गया तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा बड़ा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, उससे ज़्यादा बड़ा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, तो उससे ज़्यादा बड़ा फ्रिक्शन नहीं लग सकता तो स्लिपिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप वहाँ पर उसको नहीं रख सकते। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 14. A figure shows a small bob of mass m suspended from a point on a thin rod by a light inextensible light string of length L. The rod is rigidly fixed on a circular platform. Circular platform पे उसको rigidly fix किया गया है और ऐसे घुमाया जा रहा है। The platform is set into rotation. The minimum angular speed omega for which the bob loses contact with the vertical. ऐसा कुछ situation आपको दी गई है कि ये रॉड है, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है एंड दिस ओमेगा इज कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक बॉब को लटकाया गया है। ये बॉब मैंने फिगर में थोड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में जैसा आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बॉब। इस बात को आप ध्यान रखें, इसको आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा। जब भी ऐसी कुछ बात बोल दी जाए कि स्मॉल बॉब है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो आपको कुछ हिंट देना चाह रहा है उससे। अब यहाँ पर अगर आप फोर्सेज देखेंगे तो फोर्सेज यहाँ पर क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो इसके ऊपर लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, एक इस तरफ लग रहा होगा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। इस टेंशन के कारण यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये एंगल बना थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बना होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ये कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट सरफेस, टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट सरफेस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो इस तरफ आएगा t sin थीटा। दिस इज योर t sin थीटा। नॉर्मल देखिए क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि नॉर्मल नहीं लगना चाहिए। नॉर्मल नहीं लगना चाहिए का मतलब ये जो भी फोर्स लग रहा है ये एकदम परपेंडिकुलर लगेगा। दिस फोर्स विल बी लाइक दिस, यानी अगर मैं अलग से फिगर बनाऊं तो ये रहा आपका स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज लग रहे हैं ऊपर की तरफ t cos थीटा, नीचे लग रहा है mg, और अंदर की तरफ लग रहा है t sin थीटा। नॉर्मल जो है इस केस में 0 हो चुका है, यही कंडीशन हमको बताई गई है, वरना नॉर्मल कुछ इस तरफ लग रहा होता। और ये बॉब जो है ये भी ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अगर ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब एक ही फोर्स अंदर सेंटर की तरफ लग रही है जो इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकती है, एंड दैट इज t sin थीटा। अगर t sin थीटा अंदर की तरफ लग रहा है
तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r रेडियस के बराबर। और t cos थीटा को अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो कहीं जा नहीं रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर r अंदर की तरफ एक्सेलरेशन था, तो t cos थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू mg। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r अपॉन g। अब अगर आप इस ट्राइंगल में वापस आएंगे तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है कि ये तो स्ट्रिंग की लेंथ हुई l और ये डिस्टेंस आपका रेडियस बन के आएगा, ये बन रहा है आपका एंगल थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब जानबूझ के उसने एंगल थीटा बोला है क्योंकि ये रेडियस और जो सर्कल का रेडियस है वो सेम बन जाए। तो ये रेडियस अगर आप tan थीटा देखेंगे, tan थीटा इस ट्राइंगल में बन के आ रहा है, tan थीटा बन के आ रहा है r बाय एल। tan थीटा अगर r बाय एल बन के आ रहा है तो आप उसको यहाँ पर अगर पुट करें tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू r बाय एल, तो रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बन के आएगा अंडर रूट ऑफ g बाय एल। ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय एल। सो योर करेक्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो tan थीटा जानबूझ के थीटा अप्रोक्सीमेट आप कर सके कि tan थीटा थीटा के बराबर है और यही रेडियस इस रेडियस के बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है, इसके लिए दिया गया है। वरना अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इनके बीच में एंगल आएगा, ये बेसिकली यहाँ पर कहीं पर कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा तो ये डिस्टेंस r बनेगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा r cos थीटा r tan थीटा कुछ कॉम्पोनेंट बनता, लेकिन वो बहुत छोटा सा कॉम्पोनेंट बनता, इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन दिया गया है कि वो स्मॉल रेडियस का है, बहुत ही स्मॉल रेडियस का है। तो आप ये वाला डिस्टेंस बोलें या ये वाला डिस्टेंस बोलें, दोनों बातें सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिचुएशन शोन द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर एंड 2 ओम रजिस्टर आर इन द रेशो। 3 ओम रजिस्टर ये लगा हुआ है, 2 ओम रजिस्टर ये लगा हुआ है, इसके थ्रू करंट जा रहा है I, इसके थ्रू करंट I जा रहा है, तो यहाँ पर आकर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीरीज में अगर आप देखें तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है, 3:9 इसका रेशो बन रहा है पैरेलल में। तो करंट बेसिकली ये रेशो जो बन रहा है 1:3 का बन रहा है, तो करंट उल्टे प्रोपोर्शन में जाएगा, यानी कि इसको 3 पार्ट्स मिलेंगे, इसको 1 पार्ट मिलेंगे। तो अगर I1 की बात करें, I1 विल कम आउट टू बी 3/4 ऑफ टोटल करंट I, और यही करंट 2 ओम रजिस्टर में से जा रहा होगा। 3 ओम रजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, पूरा का पूरा I। हमें निकालना है I थ्रू 3 ओम अपॉन I1। I है 3 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट I1 की वैल्यू है 3/4 I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4/3 रेशो। तो 4/3 रेशो के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज। A और B के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए देखिए आपको बताया गया, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट था, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट था, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट है। अगर यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है, तो पक्की बात है इस ब्रांच में 7 एम्पियर करंट गया होगा, और इस ब्रांच में अगर 7 एम्पियर करंट गया है तो पक्की बात है यहाँ से इस वाली ब्रांच में 2 ओम इधर से आया, 5 एम्पियर करंट इधर से आना चाहिए, तभी ये किरचॉफ लॉ यहाँ पर सेटल हो पाएगा। तो 2 ओम यहाँ से आया, 5 एम्पियर यहाँ से आया, तो यहाँ से 2 एम्पियर आया होगा, यहाँ से 5 एम्पियर तो यहाँ से 2 एम्पियर, दोनों से मिलाकर यहाँ पर आया 7 एम्पियर। 7 एम्पियर आगे जाके फिर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर में बट गया। तो इस ब्रांच में आपके पास करंट आ रहा है 7 एम्पियर, इस ब्रांच में आपके पास करंट आ रहा है 7 एम्पियर यहाँ से यहाँ वाली ब्रांच में। अगर उसके लिए आप सीधे सीधे KVL लगा दें, KVL लगाएंगे तो आपके पास आएगा VA -5 × 2, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपका ड्रॉप हो रहा है, प्लस 10 वोल्ट का पोटेंशियल, -7 × 1, क्योंकि उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हैं, और -5 वोल्ट, क्योंकि पोलैरिटी बैटरी की उल्टी है। दैट मस्ट बी इक्वल टू VB। तो VA - VB, यहाँ से अगर आप देखें VA - VB, ये हो जाएगा -10 + 10 0 हो गए, -7 -5 12 वोल्ट, तो VA - VB मस्ट बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो सिंपल KCL KVL का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा पहले, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 17. 2 electric bulbs A and B rated 200 volts and 100 watt and 200 volts and 60 watts. दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, पावर रेटिंग 100 वॉट है और 60 वॉट्स है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट लाइन, 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया गया है, लेकिन सीरीज में कनेक्ट किया गया है।
तो क्या दोनों बल्ब्स में सेम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, डिफरेंट आएगा? सीरीज में दोनों के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बल्ब इज 200 वोल्ट, गलत स्टेटमेंट है। ईच बल्ब इज 100 वोल्ट, वो भी गलत स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों की पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगी। बेसिकली हमें ये बताना है किस में ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, कैलकुलेट भी नहीं करना है कितना हुआ है। तो वी ए अपॉन वी बी, बेसिकली रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में दिए गए हैं, ये 200 वोल्ट का है, इसमें रेजिस्टेंस दिया गया है R1, दिस रेजिस्टेंस इज गिवन एज R2, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ होगा और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ होगा V1 दैट मस्ट बी इक्वल टू I इंटू R1 एंड V2 दैट मस्ट बी इक्वल टू I इंटू R2। क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों के थ्रू करंट सेम आएगा, दोनों के थ्रू करंट सेम आएगा तो दोनों का रेशो अगर लिया जाए I से I कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। रेजिस्टेंस के लिए आपको पावर रेटिंग दी गई है, पावर रेटिंग जो है ये हमेशा V²/R यूज़ करते हुए लिखें, क्योंकि ये जब भी दिया गया है ये हमेशा स्टैंडर्ड वोल्टेज के हिसाब से इसको दिया जाता है। तो P को हमेशा V²/R लिखें जब आपको पावर रेटिंग दी गई है। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी V² अपॉन P, या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, यानी R1 अपॉन R2 का रेशो दैट विल बी इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो R1 अपॉन R2 को आप P2/P1 लिख सकते हैं। P2/P1 आपको दिया गया है तो V1 अपॉन V2 का रेशो आपके पास आ जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2/P1। P2 है आपके पास में 60 वाट्स और P1 इज 100 वाट्स, तो ये रेशो आपके पास में आएगा 3/5। 3/5 यानी कि V1 इज लेस देन V2, V1 इज लेस देन V2, इसका मतलब 100 वाट वाला जो है आपने इसको लिया था 100 वाट, ये लिया था 60 वाट्स, तो 100 वाट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम आएगा, 60 वाट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा आएगा। तो 100 वाट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 60 वाट बल्ब, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज शोन इज गिवन एज दिस डायग्राम। इसमें आपको ऐसे सारे रजिस्टर दिए गए हैं, सारे रजिस्टर्स 10 ओम के हैं। इसमें अगर आप सिमेट्री आइडेंटिफाई करें तो आपको दो सिमेट्री दिखाई देंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट है, एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री है तो ऊपर जाने वाला करंट और नीचे जाने वाला करंट एकदम आइडेंटिकल होगा, यानी ऊपर की तरफ अगर मैंने करंट माना I1 तो नीचे की तरफ भी करंट गया होगा I1। यहाँ से अगर माने कि करंट I आया है तो इस वाले पोर्शन में गया होगा करंट I-2I1, और क्योंकि वर्टिकल प्लेन में सिमेट्री है तो जैसा करंट जा रहा है वैसा ही करंट वापस आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से भी करंट I1 आएगा, यहाँ से भी करंट I1 आएगा, यहाँ से भी करंट I-2I1 ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से जो भी करंट वरेंट इसके अंदर गया होगा, इसके अंदर गया होगा, इसके अंदर गया होगा, इसके अंदर गया होगा, इन ब्रांचेस से इस वाली ब्रांच में, ये जो सेंटर वाली ब्रांच है, इसमें कोई भी करंट ना तो एंटर कर पा रहा है ना एग्जिट कर पा रहा है, क्योंकि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर हैं। इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर हैं तो इन पॉइंट्स को मैं ऐसे सेपरेट करके अलग से बना सकता हूँ, जैसा मैंने पहले से बना रखा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R था, ये भी R था, सारे रेजिस्टेंसेस R थे, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो गए, ये इसके साथ पैरेलल में हो गया। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में हो गए, ये उसके साथ पैरेलल में हो गया। आप पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बन के आएगा, ये दो रेजिस्टर्स भी R थे, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर वाली ब्रांच का बन के आएगा R प्लस R इज 2R, 2R प्लस R, 2R प्लस R लेकिन पैरेलल में है, 2R प्लस R पैरेलल में है, तो दैट विल कम आउट टू बी, ये दोनों तो हो गए 2R प्लस 2R 1/2R प्लस 1/R, 1/2R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 2/3R, तो 2/3R ये आएगा ऊपर वाली ब्रांच का। इस वाली ब्रांच का आएगा 2R, नीचे वाली ब्रांच का भी सेम आएगा, नीचे वाली ब्रांच का सेम आएगा, तो इसको अगर आप ऊपर पुट करेंगे तो R इक्विवेलेंट बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, इन दो ब्रांचेस का अगर ये बना तो ये बन गया R प्लस R/3 इन दोनों ब्रांचेस का, और उसके साथ में ये ब्रांच पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 4R/3 इन दोनों ब्रांचेस का, साथ में पैरेलल में ये, तो ये हो जाएगा 3/4R प्लस 1/2R। ऊपर 2 नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, दिस विल कम आउट टू बी 5/4R, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बन के आएगा आपके पास में 4R/5।
5, 4R/5 वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो 10 टाइम्स 4/5 दैट इज 8 ohms. 8 ohms यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. तो सिमेट्री फाइंड आउट करना आपको आराम से आना चाहिए. ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा. A current I passes through a metal wire of length L, radius of cross section small r and conductivity sigma. The rate of heat generation. The rate of heat generation का मतलब क्या पूछना चाह रहा है? Rate of heat. Rate of heat यानी कि energy per unit time. Energy per unit time यानी power generation की वो बात कर रहा है, कितना पावर आ रहा होगा. तो पावर हमें पता है, पावर इज इक्वल्स टू एक वायर दिया गया है. सो एक वायर के लिए आप मान सकते हैं कि पूरा पूरा सीरीज में होगा, पूरा का पूरा सीरीज में होगा. तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा I² इंटू आर. I² इंटू आर. ऑप्शंस में करंट कहीं ना कहीं आ ही रहा है तो I² आएगा ही आएगा. रेजिस्टेंस को आपको इन टर्म्स में लिखना है. रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं कि I² इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी. लेकिन ऑप्शन में हमको कंडक्टिविटी दी गई है, साथ साथ क्रॉस सेक्शन रेडियस दिया गया है दैट इज आर. क्रॉस सेक्शन रेडियस अगर दिया गया है तो इसका एरिया भी लिखा जा सकता है. तो I² 1 सिग्मा L अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा पाई r². सो दिस मस्ट बी द ऑप्शन I² L अपॉन सिग्मा पाई r². ऑप्शन ए I² L अपॉन सिग्मा पाई r², दैट इज योर करेक्ट आंसर. तो रेट ऑफ हीट जनरेशन सिंपली पावर की बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 20. A piece of conducting wire of resistance R is cut into 2n equal parts. 2n इक्वल पार्ट्स में काटा गया है तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस जो बन जाएगी R डैश, दैट विल बी इक्वल टू R अपॉन 2n. लेंथ सबकी L/2n हो गई है, L/2n हो गई है तो रेजिस्टेंस सबकी 1/2n टाइम्स हो जाएगी. हाफ द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ बंडल एंड रिमेनिंग हाफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू फॉर्म अनदर बंडल. तो यहाँ से दो बंडल अलग अलग बनाए गए. n पार्ट्स को लेकर सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इनका R इक्विवेलेंट दिस विल बी n टाइम्स ऑफ R अपॉन 2n. सीरीज में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, दैट विल कम आउट टू बी R/2. और n पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया था. इन n पार्ट्स को जो पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनका R इक्विवेलेंट सेकंड वाला आएगा R अपॉन 2n. ऐसे n पार्ट्स हैं तो अगर n रेजिस्टर्स आइडेंटिकल होते हैं तो R/n हो जाता है. अभी ऑलरेडी R/2n है तो अब R/2n का 1/n ऐसा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा R अपॉन 2n². दिस इज योर सेकेंड बंडल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ दीज टू बंडल्स thus formed are connected to give the maximum resistance. दोनों को जोड़ दिया गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस देने के लिए. मैक्सिमम रेजिस्टेंस दो बंडल की कैसे निकल के आती है? सीरीज में ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है. ऑब्वियस सी बात है, सीरीज में आएगी तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो पूरे बंडल का R इक्विवेलेंट डैश दिस विल बी R/2 प्लस R/2n². R/2 अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n², 1 + 1/n². ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Question number 21. Two satellites revolve around a planet in coplanar circular orbits in anti-clockwise direction. Their periods of revolutions are 1 hour and 8 hours. The radius of orbit of nearer satellite is 2 × 10⁻³ एक का रेडियस आपको बताया गया है. Angular speed of farther satellite as observed from the nearer satellite at the instant when both the satellites are closest. एक सैटेलाइट का ऑर्बिट ये रहा, एक सैटेलाइट का ऑर्बिट ये रहा. नियरर सैटेलाइट को मैं बोल रहा हूँ कि ये S1 है और फार्दर सैटेलाइट को मैं बोल रहा हूँ कि ये S2 है. अब की बार दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसका ω1, इसका ω2 ऐसा कुछ है. हमें रिलेटिव ओमेगा निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? नियरर सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में. नियरर सैटेलाइट यानी S1 के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है. उसके लिए आपको रेडियस वगैरह भी बताया गया है. एक का रेडियस पता है तो आप दूसरे का रेडियस भी रिलेट कर सकते हैं यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ. तो पहले तो रेडियस की ही बात कर लेते हैं. T1 अपॉन T2 का रेशो R1 अपॉन R2 टू द पावर 3/2 रहा होगा. T1 आपको दिया गया है, T2 इज इक्वल्स टू T1 T2 दोनों दिए गए हैं. T1 T2 आपको दोनों दिए गए हैं तो ये हुआ 1 आवर, ये हुआ 8 आवर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का रेशो आ जाएगा यहाँ से R1 अपॉन R2 टू द पावर 3/2. तो आप इसको उल्टा करेंगे तो R1 अपॉन R2 का रेशो 1/8 की पावर 2/3, 1/8 की पावर 2/3 विल बी क्यूब रूट हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर दैट विल बी 1/4. तो R2 जो है दैट इज 4 टाइम्स R1.
अब हमें निकालना है ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप टाइम पीरियड पता है उसके हिसाब से इसका 2 पाई ओमेगा 1 निकालें, इसका 2 पाई बाय ओमेगा 2 निकालें, उसके हिसाब से आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें। एक और तरीका आपने आरबीडी में सीखा होगा, आरबीडी में अपन ने एक और तरीके से निकाला है कि ओमेगा रिलेटिव जो होता है इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव अपॉन आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना निकल के आएगा उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। तो वी रिलेटिव का मतलब हो गया इसकी स्पीड रही होगी ओमेगा 2 इंटू R2, इसकी स्पीड रही होगी ओमेगा 1 इंटू R1। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे। ओमेगा 2 इंटू R2 अगर ज़्यादा है तो इसको रेस्ट पे मानेंगे, इसकी स्पीड पलट के इसको देंगे, तो वी रिलेटिव विल कम आउट टू बी ओमेगा 2 इंटू R2 माइनस ओमेगा 1 इंटू R1 अपॉन आर परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस रेडियस को अगर मैंने माना है R2, इस रेडियस को मैंने माना है R1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया होगा R2 माइनस R1। R2 R1 वगैरह के सबके रेशियोज आपको पता है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 इंटू R2 हो गया आपके पास में 4R1 माइनस ओमेगा 1 इंटू R1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R1, तो ये हो गया 3R1 सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आया 4 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ओमेगा 2 आया होगा 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई T2। 2 पाई बाई T2 आपको दे रखा है 2 पाई बाई T2 इज 8 माइनस ओमेगा 1 आपको दे रखा है 2 पाई बाय T1 इज 1 आवर्स अपॉन 3, तो ये 4 से आएगा 2 टाइम्स 2 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई बाय 2 बेसिकली माइनस ऑफ पाई बाय 3 रेडियंस पर आवर, तो माइनस पाई बाय 3 बेसिकली नेगेटिव मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आएगा माइनस पाई बाय 3। आपको नीचे वाला कोफिशिएंट चाहिए था, सो x मस्ट बी इक्वल टू 3। तो एक अप्रोच ये भी है, आपको बस सिखाने के पर्सपेक्टिव से, याद दिलाने के पर्सपेक्टिव से मैंने ये वाला अप्रोच लगाया है। लगाने के लिए आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपके पास में टाइम पीरियड सीधे सीधे दे रखे हैं। तो 2 पाई बाय ओमेगा 1, 2 पाई बाय T1, 2 पाई बाय T2 दोनों के ओमेगा आ जाते हैं, दोनों के ओमेगा के हिसाब से रिलेटिव ओमेगा भी निकाला जा सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन उन्होंने इंस्टेंट बता दिया है कि क्लोजेस्ट पे है तो उसके हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पोटेंशियल एनर्जी इन SI यूनिट्स of the particle of mass 2 kg is given by u is equals to 6x I cap minus 8y j cap. If the initial velocity of the particles is this vector, then distance moved by the particle in first 2 seconds. एक तो ध्यान देने की बात इसमें यह है कि आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछा गया है, तो जब भी डिस्टेंस पूछा जाए आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बज जानी चाहिए। हो सकता है पार्टिकल बीच में पलटा हो तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसी पॉइंट पर। देखते हैं क्या होगा इसका। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है 6x I कैप माइनस 8y j कैप। मुझे निकालना है 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी गई है। बेसिकली अगर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो क्या मैं इस पोटेंशियल एनर्जी से एक्सेलरेशन या फोर्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होगी, पक्की बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम एक क्या बात बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर। माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर अगर आप इसका करेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स जब करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 6 I कैप, 8y वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। और जब डेल यू बाय डेल वाई करेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड वाली टर्म हो जाएगी प्लस 8 j कैप। तो ये आपके पास में फोर्स का वेक्टर आ गया है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए सिंपली मास से डिवाइड कर दें। मास दिया गया है आपके पास में 2 kg मास दिया गया है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 I कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर आपके पास में आ गया। और अच्छी बात यह है कि दिस इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कल को ऐसा कुछ 6x स्क्वायर या 8y स्क्वायर दे दिया जाए तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आता, तब फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी का दिया गया है माइनस 3/2 I कैप प्लस 2 j कैप, माइनस 3/2 I कैप प्लस 2 j कैप। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स हैं तो मैं इसको और आसानी से भी निकाल सकता हूँ।
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 5/2 मीटर्स पर सेकेंड। और दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं, तो काम आपका और आसान हो गया। और तो और जिस डायरेक्शन में u वेक्टर है, बेसिकली u वेक्टर अगर माने तो माइनस आई कैप में था, तो ऐसा कुछ अगर u वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में a वेक्टर भी है। तो क्या पार्टिकल कभी भी पलटा होगा? कभी नहीं पलटा होगा। ये लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालो चाहे डिस्टेंस निकालो, बात सेम है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut आपके पास में आया 5/2 इंटू टी आपके पास है 2 सेकेंड्स, प्लस हाफ ए आपके पास में आया 5 इंटू टी स्क्वायर हो गया 4। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 15 मीटर्स। यही डिस्प्लेसमेंट आएगा, यही डिस्टेंस भी आएगा। लेकिन मान लीजिए ये वेक्टर उल्टे होते, या प्लस माइनस उल्टा दे रखा होता, ये -6x होता, ये +8y होता, तो ये वेक्टर उल्टा आता, तो ये +3 आई कैप में आता, ये -4 जे कैप में आता। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर नीचे लगता। एक्सेलरेशन वेक्टर अगर नीचे लगता तब हो सकता है कि ये पलटा होता। अगर ये पलटा होता तब क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आते? तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेक करने पड़ते कि कब वेलोसिटी 0 हुई है और कहाँ से पार्टिकल पलटा है, फिर आप दो अलग अलग जर्नी का डिस्टेंस निकालते। तो बेटर क्वेश्चन वुड हैव बीन कि प्लस माइनस थोड़े से उल्टे कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस सब बातों का, स्पेशली जब डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिस्टेंस में इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the inner surface of a smooth vertical circle of radius r from the lowest point with a speed u। एक फिक्स सरफेस है, नीचे से u स्पीड से फेंका गया है। It leaves the circle at a point p as shown in the figure। In this case the value of speed, bottom पर जो स्पीड है, this is given by 1/5 under root of ngr। The value of n is, n कितना होना चाहिए ये निकालना है। p पॉइंट पर अगर इसने सर्कल का पाथ छोड़ा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर नॉर्मल 0 हो गया होगा। उस पॉइंट पर अगर नॉर्मल 0 हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल लगता, अब वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, इस तभी उसने उसको छोड़ा होगा पाथ को। यहाँ से mg इधर लग रहा है, ये एंगल दिया गया है 37 के हिसाब से। इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आएगा mg साइन थीटा, ये आएगा mg कॉस थीटा। ये एंगल बेसिकली 37 है, ये एंगल अगर 37 होगा तो ये एंगल भी 37 होगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उस इंस्टेंट पर किसकी है? सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा की है। नॉर्मल तो आपका 0 हो चुका है। नॉर्मल अगर 0 हो चुका है तो mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एट पॉइंट p। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि g साइन थीटा की वैल्यू या v स्क्वायर की वैल्यू विल बी इक्वल टू जी आर साइन थीटा। और थीटा भी क्योंकि आपको पता है थीटा इज 37 डिग्री, तो साइन 37 विल कम आउट टू बी 3/5 जी आर। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लगातार नॉर्मल अंदर लग रहा है। नॉर्मल और स्पीड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। नॉर्मल और स्पीड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 आएगा। तो मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएं उन दोनों पॉइंट्स में, तो काइनेटिक एनर्जी एट वन ये आएगी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अज्यूम कर लिया कि बॉटम वाले पॉइंट पर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दिस शुड बी इक्वल टू पी वाले पॉइंट की वेलोसिटी मैंने मान रखी थी v, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p हो जाएगी r प्लस r साइन 37, तो mg इंटू r प्लस r साइन 37, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। सब तरफ से मास कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2 प्लस वी स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू आर इंटू 1 प्लस 3/5 ये हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस 3/5 8/5 हो जाएगा बेसिकली। वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/5 जी आर प्लस 5 प्लस 3 8, 8 2 जा 16/5 जी आर, 16 और 3 ये हो जाएगा 19/5 जी आर, और इसका अंडर रूट, दिस विल बी योर इनिशियल स्पीड u। लेकिन आपसे जो फॉर्मेट पूछा गया है उसमें अंडर रूट के बाहर 5 है। अंडर रूट के बाहर अगर 5 है तो
आपको √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/5। √5 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 5, 19 × 5 इज √95 GR। अब ये फॉर्मेट वैसा बन रहा है, तो n की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 95। सो 95 इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर ध्यान दें, आपका आंसर जो आया है और फॉर्मेट जो पूछा गया है वो सेम होना चाहिए। आप यहाँ तक कई बच्चे पहुँच जाएंगे लेकिन वो जल्दी में आंसर √19 लगा देंगे या 19 लगा देंगे और वहीं पर आंसर गड़बड़ हो जाता है। पार्टिकल प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज जेंटली डिस्टर्ब्ड। फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है, स्मूथ है और फिक्स्ड स्फीयर है, ऐसा इसके ऊपर मोशन करता हुआ सर्कुलर पाथ पे करता हुआ जाएगा। इट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/n। वैल्यू ऑफ 10n इज, ऐसा एक स्फीयर दिया गया है एंड इट इज फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड नहीं होता, मूवेबल होता, तब फिर थोड़ा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट और लगता, ये इधर जाता, ये इस तरफ शिफ्ट होता, उसके हिसाब से थोड़ी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक गया होगा, जब इस पॉइंट पर गया होगा तब इसने कॉन्टैक्ट लूज किया है, तब कॉन्टैक्ट लूज किया है, इसका मतलब अगेन नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू 0। टॉप से ये एंगल पूछा गया है, ये एंगल थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके ऊपर फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे, इस तरफ लग रहा है mg, ये एंगल भी आएगा थीटा, तो अंदर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा और इस तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा। अंदर की तरफ अगर mg cos थीटा लग रहा है तो mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv² अपॉन r। इस पॉइंट पर स्पीड निकालने के लिए आप एक काम और क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा देंगे, तो आपके पास में यहाँ वाले पॉइंट पर स्पीड आ जाएगी। टॉप वाले पॉइंट से जेंटली डिस्टर्ब किया गया है, मतलब वेलोसिटी 0 है। इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है mgh, दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। ये h आप रेडियस की टर्म में लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस r होगा, ये डिस्टेंस r होगा तो ये r cos थीटा होगा, ये r cos थीटा है और ये पूरा रेडियस r है, तो ये h डिस्टेंस आएगा r माइनस r cos थीटा, ये हो जाएगा mg r माइनस r cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू ½ mv²। यहाँ से आप mv² की वैल्यू पुट कर सकते हैं, mgr cos थीटा के बराबर है, mgr cos थीटा के बराबर है तो ये आएगा mgr माइनस mgr cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू mgr cos थीटा अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो mgr cos थीटा ये हो गया 3/2 mgr cos थीटा, 3/2 mgr cos थीटा आपके पास निकल के आएगा 2/3। वैसे भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको थोड़ा याद भी होना चाहिए। तो cos इनवर्स 2/3 विल बी योर आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया है cos इनवर्स 1/n और 10n की वैल्यू पूछी गई है, तो 1/n वाले फॉर्मेट में अगर इसको लेके आएंगे तो ये बेसिकली बनेगा cos इनवर्स 1/3/2। बेसिकली n आपका बन के आ रहा है 1.5 और आपसे पूछा गया है 10 टाइम्स n यानी कि हो जाएगा 15, तो आंसर इज 15। बहुत सारे लोगों को ये आंसर डायरेक्टली भी याद होगा, देखते ही याद आ जाता है कि cos इनवर्स 2/3 आता है ऊपर से वाला एंगल। नहीं भी याद आए तो आप निकाल लिया कीजिए, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे निकलेगा क्या निकलेगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है। लेकिन आंसर रिपोर्ट करते वक्त ध्यान रखें, आंसर इज 15 नॉट 3/2 और नॉट 1.5। लास्ट क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट S इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, R इज अ रेजिस्टेंस वायर, S ये वाला है, R ये है। इट इज फाउंड दैट बैलेंसिंग लेंथ इज L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ आपको बताई गई है 25 सेंटीमीटर, तो बाकी रिमेनिंग रही होगी 75 सेंटीमीटर। इफ R इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायमीटर भी चेंज किया, लेंथ भी चेंज की है। चलिए पहले तो फर्स्ट कंडीशन से दिखा लें। बैलेंस्ड वायर दिया गया है, बैलेंस्ड मीटर ब्रिज दिया गया है, तो R अपॉन S का रेशो मस्ट बी इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L विच इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं, S इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R। ये हुई आपकी इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन आपको दी गई है, R को हटा दिया गया, R को हटा के लेंथ कर दी गई है हाफ और रेडियस भी कर दिया गया है हाफ, तो बेसिकली एरिया कर दिया गया है 1/4। एरिया कर दिया गया है 1/4,
तो रेजिस्टेंस नया वाला जो रहा होगा आर डैश, दैट विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए, एल हो गया है एल बाय 2, ए हो गया है ए बाय 4, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। तो रेजिस्टेंस नया वाला ट्वाइस ऑफ आर हो गया है, तो 2r अपॉन एस नई कंडीशन जो बन के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू अगेन एल डैश कोई नई लेंथ अपॉन 100 माइनस एल डैश। एस की वैल्यू आप पहले आर के टर्म में निकाले बैठे हैं कि 3r है, तो 2r अपॉन 3r, दिस शुड बी इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 200 माइनस 2l डैश शुड बी इक्वल टू 3l डैश। 5l डैश आ जाएगा, 5l डैश के हिसाब से ये हुआ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। सो 40 इज द राइट आंसर। आंसर आपसे सेंटीमीटर में ही पूछा गया है, तो 40 इज योर करेक्ट आंसर। सो कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, कोई बात नहीं, उनसे आप सीखेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। इस पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको 15 से 18 क्वेश्चंस मीडियम से कम ही लेवल के मिले होंगे। 15 के आसपास क्वेश्चंस मीडियम से आसपास के थे, इजी के आसपास के थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़ा सा कुछ कुछ इधर उधर सोचना आपको पड़ रहा था। ठीक, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।